नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपकी जो बाकी दूसरी पाठ्य पुस्तिका है वसंत, उसमें हमने आपके 6 जो चैप्टर हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि थोड़ा बहुत कोर्स हमारा उसमें कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से मैंने सभी पाठों के प्रश्नोत्तर भी आप लोगों को करा दिए हैं। तो अभी अगर आपको उन 6 पाठों में अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है लिखने में, समझने में, प्रश्नोत्तर में, तो आप मुझे चैट के माध्यम से उन सभी पाठों की समस्याओं को बता सकते हैं, पाठों से संबंधित। लेकिन आज का जो सेशन है ये होगा हिंदी व्याकरण का सेशन, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं आती है उसमें सारी चीजें आती है। उसमें हिंदी व्याकरण भी होता है, उसमें आपका गद्य भी होता है खंड, आपका पद खंड भी होता है। तो आज हम व्याकरण का खंड यहाँ पर लेंगे। तो व्याकरण में क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, स्टार्टिंग की जो चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले हम सीखते हैं व्याकरण में भाषा की समझ हम सीखते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि सीखते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें तो हम छोटी क्लासों से सीखते हुए आते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में होगा नॉलेज कि आप संज्ञा के बारे में जानते हैं, सर्वनाम के बारे में जानते हैं, विशेषण के बारे में जानते हैं, क्रिया के बारे में जानते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं व्याकरण में। तो इनको थोड़ा थोड़ा बहुत चीजें आप इनके बारे में जानते होंगे। इनको भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। भाषा की समझ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम व्याकरण में पढ़ते हैं भाषा के बारे में, कि भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हमें थोड़ा बहुत पता होती है। हम 6, 7, 8 तक आते आते काफी चीजें पढ़ लेते हैं। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे आपके व्याकरण खंड का, वो है अपठित गद्यांश। नाम आपने सुना होगा, क्योंकि परीक्षाओं में अपठित गद्यांश का एक पार्ट जरूर आता है। अभी आप छोटे हैं तो शायद 5 नंबर का आएगा, जब आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो फिर 10 नंबर का आपका ये अपठित गद्यांश आता है आपके परीक्षा में। तो आज हम इसी तरह के कुछ अपठित गद्यांश यहाँ पर लेंगे। किस तरह से उन्हें पढ़ना है, किस तरह से उन्हें समझना है, किस तरह से उनमें से हम प्रश्न बना सकते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। और अगर प्रश्न बने हुए हैं तो किस तरह से समझ के हमने उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो व्याकरण का सेशन हम आज से शुरू करेंगे, जिसमें हम शुरू करेंगे अपठित गद्यांश। आगे बढ़ेंगे। अगर व्याकरण में अभी अगर आपकी कोई ऐसे कोई टॉपिक है जिनको आप अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी समस्याएं आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आपकी उस स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम होगी उसका भी समाधान किया जाएगा, उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन और चीजें हम आगे के सेशन में लेंगे। आज का जो सेशन होगा वो हमारा अपठित गद्यांश के ऊपर होगा। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। यहाँ पर 2 छोटे छोटे अपठित गद्यांश हम पढ़ेंगे, जिनको हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि अपठित गद्यांश से क्या होता है, केवल हमें प्रश्न दिए रहते हैं और उसके उत्तर हमें लिखने होते हैं, और काफी बार हमें उसका शीर्षक भी सुझाना होता है। तो समझने की, ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि आप किस टॉपिक को कितना अच्छे से समझ सकते हैं, कितने अच्छे से उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन अपठित गद्यांश। तो बच्चों, आज का जो ये अपठित गद्यांश है, ये मानव जाति के बारे में है, कि मानव जाति की कि मनुष्य को हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान क्यों कहते हैं। देखिए, हम संसार में मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी मानते हैं। हम कहते हैं कि इस संसार में अगर कोई बुद्धिमान प्राणी है तो वो है मनुष्य। तो कैसे मनुष्य को बुद्धिमान माना जाता है, क्यों मनुष्य को बुद्धिमान माना जाता है, ये हम थोड़ा सा इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, उससे हमें समझ में आएंगी चीजें। तो पढ़ना शुरू करते हैं। मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके
महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह है उसकी विचार शक्ति। तो यहाँ पर पहली ही पंक्ति में आप देख पा रहे हैं कि मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग हम कैसे बता सकते हैं। कैसे हम कहेंगे कि मनुष्य संसार के बाकी जीवों से अलग है। तो उससे हम कहेंगे एक ही ऐसी चीज है जिससे हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है वो संसार के बाकी जीवों से अलग है। क्या है वो चीज? मनुष्य की विचार शक्ति, यानी कि मनुष्य विचार कर सकता है, मनुष्य सोच सकता है, मनुष्य समझ सकता है किसी भी चीज को। तो मनुष्य की विचार शक्ति ही उसको संसार के, इस पृथ्वी के, इस धरती के बाकी जीवों से अलग बनाती है। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है। अर्थात मनुष्य जो है उसके पास क्या है? बुद्धि भी है, विवेक भी है। बुद्धि अर्थात सोचने समझने की जो शक्ति है, विवेक अर्थात ज्ञान, और तर्क शक्ति अर्थात वो सही और गलत में अंतर कर सकता है, वो सही और गलत में फर्क बता सकता है, वो तर्क कर सकता है किसी बात पर वो सही या गलत उस बात को ठहरा सकता है। तो मनुष्य के पास बुद्धि भी है, विवेक भी है, तर्क शक्ति भी है। अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। जो मनुष्य है उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। बहुत सारे विचार मनुष्य के पास हैं जो कि बहुत ज्यादा अमूल्य है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है कि वो अलग अलग तरीके से सोच सकता है, अलग अलग तरीके से समझ सकता है। अपने सुविचारों, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर सुविचारों, अपने सुविचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है। जो मनुष्य है वो किस तरह से श्रेष्ठ माना जाता है? क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? अपने सुविचारों के कारण ही। मनुष्य के जो सुविचार है, अच्छे विचार है, उन्हीं के कारण मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है संसार में। कि देखिए, जीव जंतु और मनुष्य, केवल यहाँ तक हमने जो पढ़ा उसमें हम क्या समझते हैं कि जीव जंतु और मनुष्य में अंतर, यानी कि जीवधारियों से बिल्कुल अलग जो करता है मनुष्य को, वो है उसकी विचार शक्ति। और भी बहुत सारी चीजें मनुष्य के पास हैं जो कि बहुत ज्यादा अमूल्य है, जो किसी अन्य जीवधारी के पास नहीं है। वो है बुद्धि, विवेक, तर्क शक्ति। बुद्धि अर्थात जो उसका सोचने समझने की शक्ति है, विवेक अर्थात उसका ज्ञान, तर्क शक्ति अर्थात सही और गलत में अंतर करने का जो उसका एक नजरिया है, जो उसका एक तरीका है। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अमूल्य है। और अपने सुविचारों की नींव से ही, कि मनुष्य अपने अच्छे विचारों के कारण ही अपनी श्रेष्ठता की स्थापना करता है। अपने आप को जो श्रेष्ठ मनुष्य को बताया गया है वो केवल और केवल उसके सुविचारों के कारण बताया गया है। अगर हम देखिए, मनुष्य की पहचान किससे होती है? हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा शिक्षित हो गए हैं, हम एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गए हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर, अच्छे पद पर हम आ गए हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर नैतिक मूल्य नहीं है, हमारे अंदर बुद्धि और विवेक नहीं है, कि हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते, हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम कहीं पर कोई चीज गलत हो रही है उसके लिए अपने आवाज नहीं उठा सकते, उसके लिए बोल नहीं सकते, तो फिर हम एक श्रेष्ठ मनुष्य नहीं कहलाएंगे। जब तक हम इन सभी चीजों का प्रयोग सही से ना करें और एक साथ ना करें, तो इन सभी चीजों से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, इन सभी चीजों से मनुष्य बड़ा बनता है, कि उसके अंदर कितने ज्यादा सुविचार हैं, कि वो कितना अच्छा सोच सकता है। कितना अच्छे का अर्थ है कि आप केवल अपने बारे में अच्छा नहीं सोचना है,
अच्छा सोचने का अर्थ है कि वो सारी चीजें समाज में जो सामंजस्य बनाने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, समाज में एक समानता लाने के लिए, समता लाने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए, समाज में अपने आप को समाज के लायक बनाने के लिए और समाज को समझने के लिए, समाज की सही गलत चीजों को समझने के लिए और समाज में एग्जिस्ट करने के लिए, यानी कि समाज में स्थापित होने के लिए, समाज में खड़े रहने के लिए जो आपको चीजें चाहिए होती है, वो सारी चीजें हैं आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी तर्क शक्ति, आपकी विचार शक्ति, आपके सोचने समझने की शक्ति, और वही आपको एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाती है। और आगे क्या कहते हैं कि मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। किस पे महल खड़ा किया है हमने? मानव सभ्यता का विशाल महल, यहाँ पर अपने सुविचारों की नींव से, कि हम दूसरों के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। देखिए, पशु पक्षी भी होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग जीने का तरीका है, वो प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने लिए स्वयं अपने लिए काम करके, अपने लिए वो करके खा सकता है, करके वो दिखा सकता है कुछ भी काम। तो यहाँ पर कहते हैं कि मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है मनुष्य ने अपने सुविचारों के कारण ही। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सुविचारों का अभाव रहता है, तब उसका वह शून्य मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार के शैतान से वशीभूत हो जाता है। तो आपने एक पंक्ति सुनी होगी कि घर में अगर हम बड़े बूढ़े कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अर्थात हम अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम कुछ विचार नहीं कर रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे मानस, ऐसे मस्तिष्क में, ऐसे मन में कुविचार आ जाते हैं। कुविचारों से वो मनुष्य ग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यही कारण है, यही कारण है कि जब विचारशील मनुष्य, अर्थात जो सोच सकता है, समझ सकता है, विचारशील है वो, लेकिन जब उसके पास सुविचारों का अभाव होता है, सुविचार अर्थात अच्छे विचारों का अभाव होता है, अच्छे विचार उसके मन में नहीं आते हैं, अच्छे विचार, अच्छी बातें वो नहीं सोचता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो वह उसका जो शून्य, उसका वह शून्य मानस, अर्थात जिसमें कुछ नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई काम के बारे में, वो किसी काम के बारे में नहीं सोचता, किसी अच्छी बात के बारे में नहीं सोचता, किसी का अच्छे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता, किसी अच्छी चीज के बारे में नहीं सोचता, तो उसका जो वो शून्य मानस है, अर्थात खाली जो उसका दिमाग है, वो कुविचारों से ग्रस्त हो जाता है और एक शैतान से वशीभूत हो जाता है। अर्थात उसके दिमाग में फिर, शैतान का अर्थ है कि उसके दिमाग में फिर कुविचार आने लगते हैं, गलत विचार आने लगते हैं, वो गलत चीजों को सोचने लगता है, समझने लगता है। तो ये पंक्ति शायद कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हमें हमेशा अपने किसी न किसी काम में लगे रहना चाहिए और अपने मन को, अपने दिमाग को अच्छी चीजों की तरफ, अच्छे कामों की तरफ लगाना चाहिए। देखिए, अभी आप 8th क्लास में हैं और एडोलेसेंस आपकी एज है, यानी कि किशोरा अवस्था में आप हैं। तो किशोरा अवस्था में बच्चों का जो दिमाग होता है, बच्चों के शरीर की जो एनर्जी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है और हर एज की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो इस जो एज होती है, एडोलेसेंस एज होती है, इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अर्थात इतना ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी होती है। तो हम अपने दिमाग को इस समय, अगर आप लोगों की एज की बात की जाए, तो इस समय अगर आप लोग कुछ भी सोच लेंगे, कुछ भी ठान लेंगे करने की, तो एक दिन ऐसा होगा कि आप उसमें सफल अवश्य होंगे। लेकिन अच्छा सोचना है, अपने दिमाग को, अपने मन को अच्छा
अच्छे की तरफ लेके जाना है, अच्छाई की तरफ लेके जाना है। अगर आपको लगता है कि मैं अभी खाली हूं, तो कुछ ऐसा कीजिए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसमें कुछ सर्च कीजिए, उसमें कुछ उसके बारे में कुछ पढ़िए। अगर आपको लगता है कि अभी मैं खाली हूं, तो आप कुछ अपने शौक, अगर आपको डांसिंग का शौक है, आप उसको पूरा करने की सोचिए। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, अगर आपको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, तो आप उस काम में अपना समय जो है लगाइए। अगर आपको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, आप उसमें समय लगाइए। अगर आपको गाना अच्छा लगता है, अर्थात अपने आप को व्यस्त रखना है, अपने आप को बिजी रखना है, अपने दिमाग पर कुविचारों को नहीं आने देना है। अपने विचार, अपने मन में जो हमको इतनी ज्यादा चीजें भगवान ने दी हैं, तर्क करने की शक्ति दी है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है और विचार शक्ति दी है, अर्थात हम सोच समझ सकते हैं किसी भी विषय के बारे में और नए नए आइडियाज ला सकते हैं, नए नए तरीके ला सकते हैं किसी काम को करने के, किसी कार्य के लिए। तो यहाँ पर यही बताया है कि अगर हमारा जो मन है वो खाली रहेगा, तो वहां पर कुविचारों से वो ग्रस्त हो जाएगा और शैतान के वश में हो जाएगा, शैतान से वशीभूत हो जाएगा। अर्थात हम जो चीज अगर हमें गलत होती दिखेगी, तो हम वहां पर भी कूद पड़ेंगे। तो खास तौर पे अगर आपको यहाँ पर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, हम हर रोज पढ़ते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तिका से संबंधित चीजें पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। तो उसमें उन सब में अगर कुछ आपको यहाँ पर आज के सेशन में व्याकरण के खंड के तहत एक अपठित गद्यांश के अंतर्गत बहुत अच्छी बात सीखने को मिल रही है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें अपने विचारों को सही तरफ लेकर जाना चाहिए, अपनी तर्क शक्ति का, विचार शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। जो अमूल्य पूंजी केवल हम मनुष्यों को दी गई है, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, तो उसको हमने बनाए रखना है। मानवीय बुद्धि जब सद्भावों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है, तो उसकी सदाशयता का कोई अंत नहीं होता। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मानवीय बुद्धि अर्थात मनुष्यों की बुद्धि जब सद्भावों अर्थात अच्छे विचारों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मनुष्य की बुद्धि अगर सद्भावों से प्रेरित है, अगर उसको अच्छे विचार उसके सामने है, अच्छे विचारों से वो प्रेरित है, अच्छे विचार उसके मन में है, तो हमेशा ही वो कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है। अर्थात वो कुछ अच्छा करने में बिजी रहती है, अच्छा करने में लगी रहती है और उसकी यदाशयता का कोई अंत नहीं होता। यदाशयता अर्थात हमेशा रहने वाला, जो कि वो कभी भी उसका कभी भी नाश, यानी कि वो कभी भी नष्ट नहीं होगी, वो सदा सदा ही उसी तरह से बनी रहेगी। किंतु जब वहां पर कुविचार अपना घर बना लेते हैं, तो उसकी पाश्विक प्रवृत्तियों पर उस पर हावी हो उठती है। अर्थात जब वहां पर अगर वो खाली है, अगर मन में अच्छे विचार नहीं है, हम अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो अक्सर ही ऐसा होगा कि वहां पर कुविचार अर्थात गलत विचार अपना घर बना लेंगे और उसकी पाश्विक प्रवृत्तियां अर्थात उसकी जो गलत आदतें हैं उस पर हावी हो जाएंगी। जैसे आपके मन में विचार आएंगे, वैसा ही आपका शरीर काम करने लगेगा, वैसे ही आप काम करने लगेंगे। अगर आपके मन में अच्छे विचार हैं, तो आपके कामों में वो दिखेगा कि हाँ, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। और अगर आपके मन में गलत प्रवृत्तियां हैं, गलत बातें हैं, कुविचार है, तो वो भी आपके कामों पर दिखाई देगी, वो भी आप पर हावी रहेंगे, वो भी आपकी हरकतों में, आपके व्यवहार में झलकेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आज का जो ये
अपठित गद्यांश है। चूंकि है ये अपठित गद्यांश, आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसकी, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, हमें कुछ समझने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, जबकि ये सिर्फ आपके ही बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का घोतक है। अर्थात हिंसा और पापचार का दानवी साम्राज्य इस बात का घोतक है। अगर कोई बात, अगर आज के टाइम की अगर बात कहें तो कहते हैं कि समाज में बहुत सारी बुराइयां फैल गई हैं, बहुत गुंडागर्दी फैल गई है, बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजें गलत हो रही है। लेकिन आप उसी चीज को आप अगर एक पॉजिटिव वे में देखें तो समाज में अवसरों की भी कमी नहीं है। इतने ज्यादा हमारे पास अवसर हैं, इतने सारे हमारे लिए दरवाजे खुले हैं आज के टाइम में। बस केवल और केवल ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। हम सही तरीके से काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, या गलत काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, या गलत इंसान के रूप में अपनी छवि दिखाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर, हमारी विचार शक्ति और हमारी बुद्धि, हमारी विवेक पर आधारित है, और यही हमको आगे इंसान भी उसी तरह का बनाती है। ये जो पापाचार का दानवी साम्राज्य है, अर्थात कहीं पर भी कुछ गलत होता अगर हमें दिखाई दे रहा है तो वो इसी बात का घोतक है। हिंसा जो इतनी हो रही है, पाप जो इतने हो रहे हैं, वो इसी बात को बताते हैं कि जब कुविचार, गलत विचार हमारे मन में घर बना लेते हैं तो वही व्यवहार हम करने लगते हैं। कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है और उसका साथ देती है। मानव की विचार शक्ति ही है जो उसे मनुष्य से पशु बनने से रोक लेती है और उसका साथ देती है। अगर सही विचार मन में है, सही तरीके से हम सोचते हैं, तो वो हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, और गलत तरीके से अगर हम सोचते हैं तो फिर हमें पशु बनने से, अगर हम समाज के बारे में नहीं सोचते, अगर हम नियम कानून नहीं मानते, अगर हमारे अंदर नैतिक मूल्य नहीं है, अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हम एक सामाजिक प्राणी नहीं बन सकते, तो हमारी गिनती फिर पशुओं से ही की जाती है, पशुओं में ही की जाती है। तो आज का अपठित गद्यांश ये शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। छोटा सा अपठित गद्यांश था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो शायद आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है? तो किसका योगदान है मानव जाति को महत्व देने में, महत्व दिलाने में? क्या शारीरिक शक्ति का योगदान है? श्रम, परिश्रम और उत्साह का योगदान है? देखिए, आवश्यक तो शारीरिक शक्ति भी है, परिश्रम और उत्साह भी है। नंबर 3, विवेक और विचार। नंबर 4, मानव सभ्यता। तो हमारी यहाँ पर बात की जा रही है कि मानव जाति को महत्व दिलाने में, मानव जाति को श्रेष्ठ बनाने में किसका योगदान है? तो मानव जाति को श्रेष्ठ बनाने में आप अपने कमेंट्स के द्वारा अपना भी विचार रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विवेक और विचारों का, अर्थात बुद्धि का और विचारों का महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 2 है, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। विचारों की पूंजी अर्थात विचारों की जो पूंजी हमारे पास है उसमें क्या शामिल नहीं है? नंबर 1 है उत्साह, नंबर 2 है विवेक, नंबर 3 है तर्क, नंबर 4 है बुद्धि। तो 4 चीजें यहाँ पर आपको दी है कि विचारों की पूंजी में क्या शामिल नहीं है। तो विवेक भी विचारों की पूंजी के अंदर आता है, तर्क भी विचारों की पूंजी के अंदर आता है, बुद्धि भी विचारों की पूंजी के अंदर आती है। तो उत्साह जो है वो केवल विचारों की पूंजी के अंदर नहीं है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है इस अपठित गद्यांश से संबंधित। पहला है, मानव में पाश्विक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती हैं? ग आपका प्रश्न है कि मानव में पाश्विक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने गद्यांश को। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि हिंसा बुद्धि के कारण, असत्य बोलने के कारण, कुविचारों के कारण, स्वार्थ के कारण। तो क्यों आती है मानव में पाश्विक प्रवृत्तियां? हिंसा बुद्धि तो तभी आएंगी जब हमारे अंदर इस तरह के विचार होंगे, गलत विचार होंगे। असत्य बोलने के कारण नहीं, ये भी एक कुविचार ही है। स्वार्थ के कारण, ये भी एक स्वार्थ भी हमारी एक प्रवृत्ति ही है। तो मेन यहाँ पर आता है कि कुविचारों के कारण। सबसे पहले तो हमारे मन में जिस तरह का, ये लाइन में बार बार बोल रही हूँ, हमारे मन में जिस तरह के विचार आएंगे, हमारी बॉडी जो है उसी तरह से रिएक्ट करने लगेगी, यानी कि हम उसी तरह के काम करने लगेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे अंदर लग रहा है कि पाश्विक प्रवृत्तियां आ रही है, गलत प्रवृत्तियां आ रही है, तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है कि कुविचार, कि हमारे मन में गलत विचार आ रहे हैं। नंबर घ है, मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है। रचना की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है। किस रचना की दृष्टि से ये उपयुक्त वाक्य है? आपने वाक्य पढ़े होंगे पिछले सेशन में भी, जब आप अभी आप 7th में है, मैंने 8th क्लास में हिंदी व्याकरण में आपको वाच्य पढ़ाए थे। इस बार भी मैं आपको वाच्य पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आज से हमारा व्याकरण का सेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर छोटा सा, अगर आप लोगों को, आप चैट के माध्यम से मुझे आंसर दे सकते हैं कि किस तरह का वाक्य ये हो सकता है। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है और तर्क शक्ति है, 3 चीजें यहाँ पर दी है। तो ये किस तरह का वाक्य है, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो मैं अभी आपको आंसर बताती हूँ, अगर आप भी चैट के माध्यम से मुझे फटाफट से आंसर कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगला है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। जब भी हम अपठित गद्यांश करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने भी इस गद्यांश का कोई भी टाइटल नहीं दिया था, कोई भी शीर्षक यहाँ पर नहीं दिया था, क्योंकि हमेशा ही अपठित गद्यांश में आपको शीर्षक पूछा जाता है। तो किस तरह से आप यहाँ पर इसका शीर्षक सुझाएंगे, क्या इसका एकदम क्या इसका फिट शीर्षक हो सकता है? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। मनुष्य का गुरु, विवेक शक्ति, दानवी शक्ति, पाश्विक प्रवृत्ति। तो गद्यांश हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखिए, अगर प्रश्न उत्तर आप अंदाजे से कर भी लें तो गद्यांश का शीर्षक सुझाने के लिए आपको गद्यांश की एक एक लाइन को, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो उपयुक्त शीर्षक यहाँ पर मेरे हिसाब से हो सकता है विवेक शक्ति, अर्थात हमारी बुद्धि की शक्ति, अर्थात हमारे मन की शक्ति। देखिए, मनुष्य का गुरु, तो इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बात की गई है। दानवी शक्ति तो 2nd नंबर पे आती है जब हमारे अंदर कुविचार आते हैं। पाश्विक प्रवृत्ति, वो भी हमारे अंदर तभी आती है जब हमारे अंदर कुविचार आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है विचारों की, विचार शक्ति की, विवेक शक्ति की। तो इसका उपयुक्त शीर्षक मेरे हिसाब से विवेक शक्ति हो सकता है। आप भी चैट के माध्यम से मुझे आंसर कर सकते हैं कि क्या इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। फटाफट से एक और गद्यांश पढ़ेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आपके लिए होमवर्क होंगे। तो जब मैं पढ़ाऊंगी आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं प्रश्नों को पढ़ूंगी। आप उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं से देने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से इसे पढ़ लेते हैं। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये भी एक अपठित गद्यांश है। चूंकि इससे पहले भी हमने सेम बिल्कुल इसी तरह का एक और गद्यांश पढ़ा था जो हमारी विचार शक्ति से ही लिया गया था। अब ये भी हमारी तरीके से की है, हम व्यवहारिक कैसे हैं, किस तरह से हम व्यवहारिक बन सकते हैं। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को
उद्दत एवं महान बनाते हैं। शब्द ही ऐसी चीज है जो हमारी बात का जो प्रभाव है सामने वाले पर हमारे शब्दों से ही पड़ता है कि हम अपने मन के भावों को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह से दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। तो इसके लिए शब्दों के चयन पर हमें विशेष ध्यान देना होता है कि हम किस बात को किस तरीके से, किस वे में, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले को बता रहे हैं। और यही चीज हमें मनुष्य को सम्मानजनक और महान बनाती है कि हाँ, किस तरह के शब्दों का इसने प्रयोग किया था। अगर हम कोई किसी को डांट भी रहे हैं या किसी को कुछ कह भी रहे हैं तो वो हम किस लहजे में कह रहे हैं, किन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक आज का हमारा ये अपठित गद्यांश का है, बहुत समझने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपने साथ में बातचीत कर रहे हैं, अपने साथ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उस बातचीत को सुगम अर्थात सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव हमें प्रचलित भाषा, यानी कि जो भाषा चल रही है, प्रचलित है, उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कहीं से ऐसा न हो कि हमारे व्यक्तित्व चोट खा जाए। अगर हम बहुत ज्यादा साहित्यिक या क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं तो ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे दूंगी हिंदी और इंग्लिश का। देखिए, चूंकि आज के समय में इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, ये बहुत हर चीज में हमें इसका भाषा का प्रयोग करना होता है। तो अक्सर क्या होता है कि हम मतलब जहां पर खड़े हैं वहां पर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है, तो हमें यहाँ पर हट के थोड़ा बात करनी है, हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि हम वहां पर इंग्लिश भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तो कई बार हमें शब्दों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है या उच्चारण का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है कि किस शब्द को हमें किस तरह से उच्चारण करना चाहिए, किसको हम क्या बोलना है, क्या समझना है, किस तरह, क्या मैं जो बात कर रहा हूं वो सामने वाले को उसी तरह से समझ में आ रही है या नहीं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखे बिना हम बोलने की कोशिश करते हैं और अक्सर बोल देते हैं, तो कई बार ये गलत हो जाता है और हमारे व्यक्तित्व पर एक बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। तो हमें अक्सर ऐसा करना चाहिए कि जहां पर हमें लगे, क्योंकि सारी भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आनी चाहिए या अन्य कोई लैंग्वेज। आजकल तो फ्रेंच है, जर्मन है, सभी बच्चे सीखते हैं। क्लास 6 से आपके सिलेबस में भी ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये सारी भाषाएं आ जाती हैं। लेकिन यह है कि जब आपको बातचीत करने की यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम बातचीत करते हैं तो उस समय हमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो बातचीत में केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं सामने, तो केवल आपकी बातों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व हैं। अगर आपके शब्द प्रभावशाली होंगे, आपके शब्द अच्छे होंगे, तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि हाँ, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। अगर आपके शब्दों का चयन इस तरह से होगा कि आपके व्यक्तित्व पर कुछ बुरा प्रभाव पड़े, तो ये आपके लिए गलत है। अतः अब यहाँ पर शिक्षक वर्ग की बात की गई है, क्योंकि शिक्षक ही भविष्य की नींव रखते हैं, भविष्य को बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे देश का जो भविष्य है वो शिक्षकों के हाथ में होता है, टीचर्स के हाथ में होता है, हमारे हाथ पे होता है। तो जो हम बच्चों को सिखाएंगे, जो एक शिक्षक बच्चों को सिखाएगा,
अक्सर क्या होता है, हम अपने टीचर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं, अर्थात जो हमारे शिक्षक होते हैं हम उनकी तरह ही बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह बोलना चाहते हैं, उन्हीं को कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस छोटे से अपठित गद्यांश में एक छोटा सा पैरा जो है वो शिक्षकों के बारे में बात की गई है कि शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है। शिक्षक क्या होता है, एक अच्छा अभिनेता, एक अच्छा एक्टर होता है। एक्टर क्यों यहाँ पे अभिनेता क्यों कहा है, क्योंकि वो जो भी कहानी पढ़ रहा है, जो भी कविता पढ़ रहा है, वो बिल्कुल बच्चों को पूरे एक्सप्रेशन के साथ, पूरे फेशियल एक्सप्रेशन, पूरे मन से, अपने शब्दों के जाल से कि किस तरह से बच्चों को वो सारी चीजें समझ में आ जाएं, तो वो पूरा वही चीजें वो बच्चों को करके दिखाता है, वही वो बच्चों के सामने बन जाता है। तो शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। तो यहाँ पर शिक्षक वर्ग के लिए ये बात की गई है। तो ये अपठित गद्यांश हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत छोटा सा है। अब पाठ से इस अपठित गद्यांश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं कि शिक्षक होता है, क्या होता है शिक्षक। बहुत ही छोटा अपठित गद्यांश पढ़ा था, तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। क्या हो सकता है, ऑप्शन दिए गए हैं, राजनेता, साहित्यकार, अभिनेता, कवि। तो आपको अभी अभी बताया कि शिक्षक क्या होता है और वो किस तरह से बच्चों पर अपनी छाप छोड़ता है, अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ता है। अगला प्रश्न है, बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब चीजों सबके लिए यहाँ पर बताया गया है कि बातचीत में हमें किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये भी हमने इसमें सीखा, अप्रचलित, प्रचलित, क्लिष्ट या रहस्यमयी। तो आप बता सकते हैं कि किस तरह की भाषा का प्रयोग हमें बातचीत में करना चाहिए। अब शिक्षक वर्ग से संबंधित जो प्रश्न है, शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। बातचीत में आदान प्रदान होता है, यहाँ पर बताया है कि बातचीत में केवल बताया गया था कि बातचीत में केवल और केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, किस चीज का आदान प्रदान होता है वो भी आपको बताया था। तो आंसर आप लिख सकते हैं। तो सारे आंसर आप फटाफट, अगर आपको आ रहे हैं तो आप अभी भी मुझे चैट के माध्यम से भेज सकते हैं। और मेन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो यहाँ पर जो ये गद्यांश है इसका आपको एक उचित शीर्षक सुझाना है, उचित शीर्षक हमें बताना है। तो आप चैट के माध्यम से मुझे इसका शीर्षक बता सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई परेशानी ना हो, इसमें कोई आपको दिक्कत ना हो, तो मैं अपनी तरफ से आपको बता सकती हूँ कि मेरे विचार से इसका क्या शीर्षक एक हो सकता है। बातचीत की कला, शब्दों का चयन, साहित्यिक भाषा या व्यक्तित्व का प्रभाव। तो यहाँ पर इसका एक शीर्षक जो है वो मेरे अंदाजे से शब्दों का चयन हो सकता है, क्योंकि ये तो एक अपठित गद्यांश है। तो आप भी अपनी तरफ से इनके अलावा कोई और अच्छा शीर्षक जो है वो मुझे सुझा सकते हैं चैट के माध्यम से। तो ये अपठित गद्यांश हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने होमवर्क भी कर लिया है। तो बच्चों, आज की जो ये क्लास है, आज का जो ये सेशन है, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आज से हमने व्याकरण का जो खंड है वो प्रारंभ कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी पाठ में जहां तक हम पढ़ चुके हैं, तो आप बता सकते हैं। उसको भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमारे हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं, तो दोनों चीजें हम साथ में लेकर चलेंगे। तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। आप अपना होमवर्क कीजिएगा और चैट के माध्यम से मुझे आंसर भी दीजिएगा। मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।